हेलो दोस्तों, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो हमारा पॉलिटी का सीरीज चल रहा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 1909 तक का जो एक्ट था उसमें हम लोगों ने देखा था कैसे पावर जो था वो डिसेंट्रलाइज किया जा रहा था। ठीक है, और जो ऑफिशियल मेजोरिटी था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स था, उनके जो नंबर्स थे उनको बढ़ाया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और कैसे जो वॉइसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें इंडियंस का जो एसोसिएशन था, जो पहले इंडियन बनते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एज अ लॉ मेंबर, और बाकी जो इन्वॉल्वमेंट था उन सबको कैसे कैरी किया जा रहा था 1909 के एक्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1909 के बाद जो एक्ट आया 1919 से लेके 1935, दो एक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उसका सेकेंड लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं दो एक्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद लास्ट वीडियो में मैं एक्ट डिस्कस करूंगा 1947 का, और उसके बाद से जो हमारा मेन बॉडी है पॉलिटी का कैसे फ्रेम हुआ और जो आर्टिकल्स वगैरह आए हैं वो सब देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैनल का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे जो चैनल है उससे रिलेटेड किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन आप इस चैनल से ले सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा अचीवर्स एकेडमी के ऑफिशियल पेज इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लें फ्रेंड्स। वहाँ पे भी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं डालते रहता हूँ, वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो या इधर कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो तो आप उसको भी फॉलो कर लें। तो जैसा कि मैंने बात किया है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्राउन रूल को। क्राउन रूल में हम लोग डिस्कस करेंगे दो एक्ट कौन कौन से हैं, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्राउन रूल का ये सेकेंड वीडियो होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे इस चैनल को तो जाएं अभी और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जो भी मेरे आने वाले वीडियोस हैं फर्दर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल या स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर भी करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए अपने इस वीडियो को। और जो एक्ट आया 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को समझते हैं। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मॉन्टेग्यू जो थे उस टाइम सेक्रेटरी हुआ करते थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो चेम्सफोर्ड थे, ठीक है, ये थे वाइसराय। ठीक है, इसलिए इस एक्ट को क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अब देखिए इस रिफॉर्म में हुआ क्या, इसके अगर बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो जो इंडियन जो रिवॉल्यूशनरी थे, जो लीडर हुआ करते थे उस टाइम, उन सब का जो डिमांड था वो क्या डिमांड था, डोमिनियन का। प्रेजेंट टाइप पे भी इस सिनेरियो में जो लीडर्स थे उनका डिमांड था डोमिनियन का। अब यहाँ पे क्या होता है 1919 तक जो होता है गांधी जी का एरा स्टार्ट हो जाता है, महात्मा गांधी यहाँ पे पिक्चर में आते हैं। ठीक है, और रॉलेट एक्ट जैसे घटनाएं, रॉलेट एक्ट के कारण जो जलियांवाला बाग जैसा घटना है वो सब होता है। इसको समझने के लिए अगर आपको बताएं कि 1919 जो एक्ट आया वो इम्पोर्टेंट क्यों हुआ, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जो इंडिया में था वो कॉलोनी रूल था। ठीक है, और हम लोगों को कॉलोनी रूल से कहाँ पे जाना था, इंडिपेंडेंस तक जाना था, आज़ादी चाहिए था। देखिए कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी जो होता है वो होता है कोई स्ट्रॉन्ग स्टेट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टेट है वो क्या करता है, स्टेट को, ठीक है, वीक स्टेट को अपने अंदर बिना मिलिट्री पावर के, बिना आर्मी के पॉलिटिकली, ठीक है, पॉलिटिकली और लीगली अपने कब्जे में करके रखता है। मतलब उसके अंडर रहते हैं हम लोग कैसे, पॉलिटिकली और लीगली। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कॉलोनी। इंडिपेंडेंस में क्या होता है, हम लोगों के पास सेम पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल और लीगल क्या होता है, पॉलिटिकल और लीगल सोवरेन होते हैं हम लोग। ठीक है, अब पॉलिटिकल और लीगल जो आज़ादी मिलती है हमको उसको इंडिपेंडेंस बोलते हैं। और कॉलोनी किसको बोलते हैं, किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टेट के अंदर कोई अगर
वीक स्टेट है, वीक कंट्री है और पॉलिटिकली और लीगली बाइंडेड है उससे, तो उसको कॉलोनी बोला जाता है। तो इंडिया जो था उस टाइम ब्रिटिश का कॉलोनी हुआ करता था। अब कॉलोनी से हम लोगों को सबसे पहला जो डिमांड था हम लोगों का वो क्या था, डोमिनियन तक जाना। ठीक है, डोमिनियन स्टेट के स्टेटस को हम लोग पहले अचीव करेंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंस तक जाएंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब इस चीज़ को आगे लाने के लिए जो इस टाइम इंडियंस थे वो लिटरेसी रेट इंडिया में करीब करीब 6 से 7% लिटरेसी रेट हुआ करता था। अब इन लोगों को इस चीज़ के बारे में कौन अवेयर करेगा कि कॉलोनी से आपको इंडिपेंडेंस तक का सफ़र कैसे, किस पॉलिटिकली और लीगली जो फ्रेमवर्क है उसके थ्रू, स्टेप बाय स्टेप जो रोड मैप है उसके थ्रू आप पहुंचेंगे। तो इसके लिए जो गांधी जी होते हैं उनका इस पिक्चर में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी ने 6 से 7% जो लिटरेट लोग थे उनको ये बहुत ही कम समय में समझा दिया कि तुम कॉलोनी से इंडिपेंडेंस तक कैसे जा सकते हो। ठीक है, तो कॉलोनी से डोमिनियन तक का सफ़र तय करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चाहिए इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे इंडिया में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट होता है, सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है वो 1833 तक अपने क्लाइमेक्स तक होता है। ठीक है, और ये जो 1919 का एक्ट आया, यहाँ तक डिसेंट्रलाइजेशन कैसे कैसे होता है उस चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो बात करते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या है? तो ये जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बात कर रहा हूँ वही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को बताता है। जैसे कि जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा था 1773 से 1830 तक का जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, जो भी प्रोविंसेस था उनके लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया था। ठीक है, तो वो अपना कानून प्रोविंशियल लेवल पे नहीं बना पा रहे थे। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोगों को फिर से चाहिए था कि जो प्रोविंसेस था उनको पावर दे दिया जाए, अपने अपने लेजिस्लेचर में जो लॉ बनाना हो वो पावर प्रोविंसेस को मिलना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के डिमांड को और तेजी लाते हैं। ठीक है, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या क्लियर हुआ फ्रेंड्स कि लेजिस्लेटिव जो पावर होगा, ठीक है, वो किसको दे दिया जाए, टू प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को लेजिस्लेटिव पावर वापस दे दिया जाए, वो लॉ बना सकते हैं अपने अपने प्रोविंस में। तो इस चीज़ को देखते हुए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में 2 फैक्टर आता है। ठीक है, अब इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करते हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, तो इसमें 2 फैक्टर आता है। ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गेन करने के लिए हम लोगों को चाहिए सबसे पहला चीज़ कि डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिवीज़न ऑफ पावर होना चाहिए। ठीक है, पावर सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल पे जो डिवीज़न होता है कि पावर कौन कौन से सेंट्रल लेवल पे होने चाहिए, सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के पास क्या पावर होना चाहिए, ये होना चाहिए प्रॉपर। और इसके अलावा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का सेकंड जो पार्ट है वो होना चाहिए बाइकैमरलिज्म। ठीक है, बाइकैमरलिज्म कहने का मतलब कि जो सेंट्रल लेवल पे है वो पावर 2 पार्टों में डिवाइड, 2 बॉडी होना चाहिए ऐसा, जो गवर्निंग बॉडी हो, लेजिस्लेटिव बॉडी हो, वो क्या करे, लॉ मेकिंग प्रोसेस में काम करे, उसको क्या बोलते हैं, बाइकैमरलिज्म। अब ये दोनों चीज़ों को गेन करने के लिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1919 से, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सबसे पहले अचीव करना हमारे लिए जरूरी था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से भी पहले जरूरी था क्या होना, हम लोगों फेडरल होना। ठीक है, हम लोगों का क्या होना चाहिए, ठीक है, फेडरलिज्म को हम लोग पहले अचीव करेंगे, उसके बाद ही बात आती है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, उसके बाद डोमिनियन, उसके बाद इंडिपेंडेंस तक का सफर था। तो इन जो एक्ट आया है 1919 से 1947 तक, वो हम लोग क्या करेंगे, उसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से लेकर डोमिनियन से लेकर इंडिपेंडेंस तक का सफर तय करते हैं। तो 1919 का एक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। अब 1919 के एक्ट में देख लेते हैं कुछ बातें कि क्या क्या ऐसा किया गया। तो सबसे पहले मैंने बताया क्या कि 1919 एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब ट्रू डिवीजन ऑफ पावर्स चाहिए। तो यहाँ पे कर्त क्या दिया गया कि सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव पावर्स को बांट दिया जाता है, मतलब सेंट्रल और प्रोविंशियल अलग अलग सब्जेक्ट पे अपने अपने कानून बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है पॉइंट कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेयर ऑथराइज्ड टू मेक लॉज ऑन दियर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बात किया कि ये डिवीजन ऑफ पावर होता है यहाँ पे। अब हम लोगों ने डिमांड किया कि पावर्स को तो डिवाइड कर दिया गया, लेकिन ब्रिटिशर्स
क्या करते हैं, इसमें भी और एक गेम खेलते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पे भी पावर्स को डिवाइड कर देते हैं। प्रोविंशियल जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है ट्रांसफर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट्स, और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट। ये 2 जब पावर का डिवीजन होता है जिसमें ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट में जैसे एग्रीकल्चर, सुपरविजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, हेल्थ और एजुकेशन, तो इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन जो किया जाता है वो गवर्नर के द्वारा करता है विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये मिनिस्टर्स कौन होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स मिनिस्टर यहाँ पे होते थे, ठीक है। अब ये सब पावर किसको दिया गया? गवर्नर के हाथ में दे दिया गया, ठीक है, विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स। और जो रिजर्व सब्जेक्ट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स था, वो जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन से रिलेटेड पावर हो गया, ये सब कौन एडमिनिस्टर करते हैं? वो भी गवर्नर के हाथ में दिया जाता है, लेकिन विथ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर्स थे मैक्सिमम क्या कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। अब जो मेन पावर चला गया रिजर्व पावर, वो किनके हाथ में कंट्रोल में चला गया? वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया, वो कंट्रोल करेंगे। तो ट्रू डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे भी नहीं दिया गया। तो इस तरह का जो डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस था उसको क्या बोला गया? डायरची, ठीक है फ्रेंड्स। जो ये डुअल गवर्नेंस सिस्टम आया, इसको प्रोविंशियल लेवल पे जो डिवाइड किया गया ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट में, इसको क्या बोला गया? डायरची, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। तो हम लोगों ने मांगा था क्या? ट्रू डिवीजन ऑफ पावर। अब ये डायरची के थ्रू इन्होंने क्या दिया? फॉल्स डिवीजन ऑफ पावर। उसके बाद क्या किया इन्होंने? जब हम लोगों ने डिमांड किया कि बाई कैमरलिज्म चाहिए, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस तो किया कैमरलिज्म, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शंस करवाएं कंट्री में। अब बाई कैमरलिज्म में क्या किया गया? तो एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट बनाया गया, ठीक है, जिसको अभी अपर हाउस बोला जाता था, जो अभी राज्यसभा है। और दूसरा जो बनाया गया वो लेजिस्लेटिव बनाया गया, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बाइकैमरलिज्म तो लाया गया। अब काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको अपर हाउस बोला जाता था और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस बोला जाता था, यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट को जो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी था उसको बनाया जाता है, ठीक है। और काउंसिल ऑफ स्टेट में जो टेन्योर रखा गया, इसको जरूर याद रखें, काउंसिल ऑफ स्टेट में जो टेन्योर रखा गया मेंबर्स का, वो रखा गया 5 साल का, ठीक है, 5 साल का टेन्योर था। और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो टेन्योर रखा गया मेंबर्स का, वो 3 साल के लिए रखा गया। अब देखिए कुछ नंबर्स था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, फिर भी मैं बता रहा हूं। अभी जो अपर हाउस था जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, इसमें मेंबर्स जो थे वो 60 मेंबर्स थे, ठीक है। और ये जो 60 मेंबर्स थे, 60 मेंबर थे, उसमें से 26 जो थे वो नॉमिनेट किए जाएंगे और 34th का जो होंगे 34 मेंबर इलेक्टेड होंगे। 34 इलेक्टेड में 20 जनरल के हाथ में दे दिया गया, 10 मुस्लिम्स और 3 यूरोपियंस और 1 सिख के हाथ में दे दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसमें जो मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स रखा गया था 145 रखा गया था। 145 मेंबर्स में 41 नॉमिनेटेड हुआ करते थे, 52 जनरल, 30 मुस्लिम्स, 2 सिख और 20 स्पेशल मेंबर्स। अगर टोटल अगर काउंट करें तो 104 जो थे मेंबर वो इलेक्टेड मेंबर हुआ करते थे। 104 मेंबर इलेक्टेड हुआ करते थे, किसमें? लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इस तरीके से बाई कैमरलिज्म दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल बाई कैमरलिज्म भी नहीं दिया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट को सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि बाई कैमरलिज्म में हम लोगों को 2 लेवल ऑफ पावर चाहिए, ठीक है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा और राज्यसभा है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स की तरफ से ये भी धोखा दिया जा रहा था। अब देखिए इन चीजों को हम लोग समझते हैं अच्छे से, कैसे कैसे ये गवर्नमेंट काम कर रही थी। तो सबसे पहले अगर बात करें गवर्नमेंट में, एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कि सेंट्रल सब्जेक्ट को देखेगा, फेडरल सब्जेक्ट को देखेगा, और दूसरा प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो प्रोविंशियल लेवल के सब्जेक्ट को डील करेगा। ये दो बांटा गया। इसके अलावा क्या किया गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ट्रांसफर सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट रखा गया, और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट जो कि एक एडवाइजरी बॉडी की तरह काम कर रहा था, इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, और एक लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको लोअर हाउस बोलते हैं, ये बनाया गया। इसके बाद हम लोगों ने जो बात किया कि प्रोविंशियल लेवल पे जो था वो डायरची इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, और दूसरा और सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था। इन 2 पावर्स को आप समझ रहे होंगे। अब देखें ट्रांसफर सब्जेक्ट को, तो ट्रांसफर जो सब्जेक्ट था
वो एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा था गवर्नर के द्वारा और विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेकिन रिजर्व जो सब्जेक्ट था वो गवर्नर के द्वारा किया जाता और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के जवाबदेही के ये लोग रिजर्व सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे थे। ठीक है, तो ये पूरा जो फॉर्म आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये क्या था, 1919 का जो एक्ट आया उसका जो गवर्नमेंट का फॉर्म था बाइकैमरलिज्म और डायरकी, जो हम लोगों ने डिमांड किया था क्या, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसमें क्या था 2 डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए और बाइकैमरलिज्म होना चाहिए। एक्चुअल बाइकैमरलिज्म यहाँ पे नहीं दिया गया, काउंसिल ऑफ स्टेट को सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी दे दिया गया। और क्या किया गया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो हम लोग डिमांड कर रहे थे 2 डिवीजन ऑफ पावर, यहाँ पे 2 डिवीजन ऑफ पावर भी नहीं दिया गया, सेंट्रल लेवल पे अलग दे दिया गया, प्रोविंशियल लेवल में भी 2 पार्ट में बांट दिया गया और रिजर्व सब्जेक्ट को भी जो था वो किसके, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हाथ में दे दिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड, जो पावर का डिवीजन यहाँ पे होता है उससे कोई भी कांग्रेस के लीडर अभी टाइम पे जो कांग्रेस था वो अपने अच्छे कंडीशन पे था, क्योंकि तो महात्मा गांधी यहाँ पे आते हैं और महात्मा गांधी के आने से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो पावरफुल हो गया था। मतलब जो महात्मा गांधी थे वो मास लीडर थे, जितने भी लोग होते थे उनसे कन्विंस होते थे और मास मूवमेंट करने में बहुत ही एक्टिव लीडर हुआ करते थे। तो उस टाइम से कांग्रेस का एक अलग ही रूप देखा गया। कांग्रेस अब जो चाहती थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से मनवा सकती थी, ऐसा पावर किसके हाथ में आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखा गया, ऐसा जो लीडरशिप था वो देखा गया। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो इस तरह का पावर डिवीजन होता है, इससे कोई भी जो लीडर होते हैं, मुस्लिम लीग के लीडर हों या तो कांग्रेस के लीडर हों, वो दोनों सेटिस्फाई नहीं होते यहाँ पे। तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के खिलाफ बहुत सारे मूवमेंट किए जाते हैं जिसके कारण से ये फेल हो जाता है। अब इसमें और भी कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए थे, उन सबको देख लेते हैं पहले। अब जो 1909 में हम लोगों ने देखा था सेपरेट इलेक्टोरल का बात किया गया था हिंदू और मुस्लिम्स में, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए और यूरोपियन के लिए भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक नया ऑफिस बनाया जाता है हाई कमिश्नर का। ठीक है, कहाँ पे हाई कमिश्नर बैठेंगे, इंडिया के लिए लंदन में। ठीक है, लंदन में ये हाई कमिश्नर का पोस्ट बनाया जाता है। अब इसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट्स। इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, CPSC। ठीक है, इसको 1926 में सेटअप किया जाता है, यही आगे चल के UPSC में कन्वर्ट होता है। अब ये और आगे देखेंगे नेक्स्ट एक्ट में कि तो जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ और जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो सब भी इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो किया क्या गया कि जो सेपरेट कर दिया गया किसको, प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से। अब जो प्रोविंशियल बजट आता था उसको सेंट्रल बजट से अलग कर दिया जाता है। प्रोविंशियल लेवल पे अलग बजट जो गवर्नर के द्वारा, जो प्रोविंशियल लेवल पे जो हेड होता था वो गवर्नर होता था, वो क्या करेगा, प्रोविंशियल लेवल पे बजट को पेश करेगा और सेंट्रल लेवल के बजट अलग होंगे। उसके अलावा अगर इसमें और बात करें तो इसमें फ्रेंचाइजी दिया गया, लिमिटेड फ्रेंचाइजी दिया गया, लेकिन लिमिटेड फ्रेंचाइजी। अब लिमिटेड फ्रेंचाइजी का मतलब जो कुछ लोग थे जैसे प्रॉपर्टी के बेस पे, टैक्स पेयर के बेस पे, एजुकेशन के बेस पे, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, राइट टू वोट जो दिया गया इन लोगों को ही दिया गया। मतलब जो इंडियंस थे, एक्चुअल टोटल इंडियंस जो होते हैं, उनको इंटायर पॉपुलेशन को वोट देने का अधिकार इस एक्ट में नहीं दिया जाता है। तो इस एक्ट के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ऐड कर लेंगे कि वीमेंस को भी, ठीक है, वीमेंस को भी दिया गया क्या, वोटिंग राइट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत वीमेंस को भी क्या दिया गया, वोट देने का अधिकार दिया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है, आपसे फ्रेम किया जाता है कि किस एक्ट के तहत वीमेन को वोटिंग राइट दिया गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत वीमेंस को भी वोटिंग राइट दिया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर लेंगे कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 में से जो 3 मेंबर होंगे वो कौन होंगे, इंडियंस होंगे। ठीक है, ये जो 3 मेंबर होंगे वो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को नॉमिनेट किया जाएगा। ये भी इस एक्ट में लाया गया। मतलब इंडियंस का जो भागीदारी है, इंडियंस का जो इन्वॉल्वमेंट है लॉ मेकिंग बॉडीज में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसको दायरे को बढ़ाया जा रहा था कि ताकि जो इंडियंस हो वो इस चीज़ को विरोध ना करें और जो मूवमेंट चल रहा है वो मूवमेंट और मास लेवल पे ना जाए, कुछ हद तक
जो बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा देना, जो हम लोग डिमांड कर रहे थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी छोड़ के हर तरीके का चीज़ ब्रिटिशर्स हमें देने लगे थे। और इससे आगे आगे बात करते हैं और क्या क्या हुआ। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को 70% तक बढ़ा दिया जाता है उसके सीट्स को, मतलब तो 70% और नए मेंबर्स इसमें क्या किए जा सकते हैं, इलेक्ट किए जा सकते हैं। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को 70% तक और बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस एक्ट में जो 10 साल के बाद था वो रिफॉर्म करने का बोला गया था, ठीक है, कि 10 साल बाद रिफॉर्म इस एक्ट में किया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो एक्ट था बहुत सारे मूवमेंट को झेल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे गांधी जी के आने के बाद जो सत्याग्रह था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स था, और भी मास मूवमेंट यहाँ पे हो रहा था। अब एक एक्ट आता है रॉलेट एक्ट, वो लाया जाता है 1919 के, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके जस्ट 6 महीने पहले। इसमें क्या किया गया था, बोला गया था कि इंडियंस जो होंगे उनको इम्प्रिजन मतलब जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के, और अरेस्ट कर लिया जाएगा बिना किसी वारंट के। तो इसके खिलाफ भी बहुत सारा मूवमेंट हुआ। जैसे जालियाबाग मैस्केर, आप लोग जालियावाला बाग हत्याकांड सुने होंगे, 23 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के अगुवाई में ये चल रहा था, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारे निर्दोष को जनरल डायर ने गोली चलाकर मार दिया था, ठीक है। तो इस तरीके का मूवमेंट, और गांधी जी के आने के बाद से हैदराबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह, ये सब मूवमेंट जो था वो बढ़ने लगा था। तो इसको देखते हुए इन लोगों ने क्या किया कि 10 साल बाद नहीं रिफॉर्म लाने के बजाय 2 साल पहले ही रिफॉर्म ला दिया गया, ठीक है। 2 साल पहले कहने का मतलब 1919 से 10 साल बाद 1929 में रिफॉर्म लाना था, लेकिन ये ला दिया गया कब, 1927 में। साइमन कमीशन आया 1927 में। आप लोगों ने सुना होगा साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ जैसे नारे, जिसमें लाला लाजपत राय को जो लाठीचार्ज होता है उसमें लाठीचार्ज में मर जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ इसी चीज़ों को भगत सिंह देखते रहते हैं, और इसका बदला भगत सिंह किस तरीके से लेते हैं, ये सब आपको हिस्ट्री में पढ़ना है, ये सब हिस्ट्री वाले सेशन में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रेमवर्क में आता है बात, वो साइमन कमीशन में क्या क्या रिफॉर्म लाया गया वो इंपॉर्टेंट होगा। तो साइमन कमीशन 1927 में लाया जाता है, ठीक है। 10 साल जो बाद लाना था वो 2 साल पहले ही ला दिया जाता है 1927 में, और इसमें 7 मेंबर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। 7 मेंबर का कमेटी बनाया जाता है जिसको हेड कर रहे होते हैं सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पे क्या रखा गया, साइमन कमीशन। तो इस कमीशन को चेयर कर रहे थे साइमन, ठीक है। अब इसमें जो ब्रिटिशर्स थे ये क्या गलती कर देते हैं कि जो मेंबर्स थे, इस मेंबर्स क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, कोई सी इंडियंस को इसमें नहीं रखा गया था। इसी का विरोध पूरे इंडिया में होने लगता है। सारी पार्टी बॉयकॉट करती है इस कमीशन को कि हमारा जब कानून, आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं हमारे लिए, इंडियंस के लिए, और इंडियन को ही उस जो कमेटी है उसमें आप मेंबर नहीं बना रहे हैं, तो आप हमारे लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, आप अपने फ़ायदे के लिए जो भी कर रहे हैं, ऐसा कहना था इंडियंस का। और ये बात सही भी थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप इंडिया का बना रहे हैं तो इंडिया के मेंबर, इंडियन मेंबर्स को, इंडियन लीडर्स को इन्वॉल्व होना उन चीज़ों में ज़रूरी था, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं क्या यहाँ पे होने लायक है क्या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए विरोध होने लगा साइमन कमीशन का, और सारी पार्टी जिसको बॉयकॉट करने लगी। अब इस कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है 1930 में, 1930 में रिपोर्ट सबमिट किया। उसमें क्या क्या रिकमेंड किया था, एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टरी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, फेडरल गवर्नमेंट बनाने की बात की थी, एंड प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, कंटिन्यूएशन ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट, इन सब चीज़ों पे बोला गया था इस रिपोर्ट में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आगे। अब ये साइमन कमीशन आता है, इसके प्रपोजल को, जो कमीशन का प्रपोजल था उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन जो पार्टीज थे उनको बुलाया जाता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से जो लीडर होते हैं, ब्रिटिश इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के जो सारे मेंबर्स होते हैं, इन सब के रिप्रेजेंटेशन को यहाँ रखा जाता है और बात किया जाता है इन सब मैटर्स पे। लेकिन ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसी न किसी वजह से फेल हो जाता है। ये सब आप हिस्ट्री में देख लेंगे कि क्यों फेल हुआ। तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल होता है उसमें जो जो बातें निकल के आती है, इसके अलावा अब इन डिस्कशंस पे एक वाइट पेपर प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज प्रिपेयर्ड। तो जो डिस्कशन हुआ इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, ठीक है, और साइमन कमीशन का जो रिकमेंडेशन था
और तीसरा जो बात आया वाइट पेपर, इन्हीं तीनों को बेस बना के जो लाया जाता है 1935 का एक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, 1935 के एक्ट में लिखा जाता है। तो ये बेस था साइमन कमीशन का, क्यों फेल हुआ ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो आता है, एक आता है छोटा सा बात देख लेते हैं, कॉमनल अवार्ड। कॉमनल अवार्ड क्या है, ये भी इस टॉपिक से अवार्ड है वो आया था अगस्त 1932 में। किसके द्वारा लाया गया था? मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाया गया था। वो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थे किसके? ब्रिटिश के। इन्होंने इस स्कीम में क्या किया था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी को बढ़ावा दिया था। ठीक है, स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज के इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया था। और इन्होंने एक्सटेंड कर दिया था कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को ऑफ टू डिप्रेस्ड क्लास। अभी तक क्या बात आ रहा था? मुस्लिम पहले आया 1909 में, उसके बाद 1919 के एक्ट में सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस, इन सब को क्या दिया गया? कॉम्युनल इलेक्टोरेट दिया गया। मतलब ये अपने ही लोगों को वोट दे सकते हैं। ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे इनके, वो सिख से अगर एग्जाम्पल है तो सिख वाले जो लीडर होंगे उनको ही क्या देंगे? वोट देंगे। तो इसको क्या किया गया? एक्सटेंड कर दिया गया कॉम्युनल अवार्ड को। और इसमें क्या ऐड किया गया कि जो डिप्रेस्ड क्लास होंगे उनके लीडर्स को भी डिप्रेस्ड क्लास सिर्फ वोट करेंगे। अब इस पे क्या किया गया? जो गांधी जी थे, इस चीज पे गांधी जी ने फास्ट कर लिया अनटू डेथ। जो फास्ट किया गांधी जी ने वो कहाँ पे किया? यरवदा जेल जो पूना में था। ठीक है, अब इस अवार्ड को मॉडिफाई करने के लिए गांधी जी ने तो फास्ट किया, इसके अलावा और भी कुछ लीडर्स थे जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, उसके बाद और भी डिप्रेस्ड क्लास के लीडर्स थे, भीमराव अंबेडकर। इन सब के बीच में दरार एक पैदा हो जाता है। एक नया जो डिवाइड एंड रूल चल रहा था ब्रिटिशर्स का, हिंदू मुस्लिम, अब ये बढ़ जाता है हिंदू में भी और डिप्रेस्ड क्लास में और अपर क्लास में ये बंटने लगता है धीरे धीरे। तो इस पे एक मीटिंग किया जाता है, एक एग्रीमेंट किया जाता है किनके किनके बीच? लीडर ऑफ द कांग्रेस के लीडर मदन मोहन मालवीय उस चीज़ को साइन करते हैं और डिप्रेस्ड क्लास की तरफ से साइन करते हैं इस एग्रीमेंट को भीमराव अंबेडकर। आप देख रहे होंगे कैसे 1909 से कम्युनिटी बेस्ड जो पॉलिटिक्स कर रहे थे ब्रिटिशर्स, वो कैसे धीरे धीरे एक्सटेंड करते करते अब ये डिप्रेस्ड क्लास की पॉलिटिक्स डिप्रेस्ड क्लास पर तोड़ने लगे थे इंडियंस को। और कैसे ये अपने एजेंडा को फुलफिल कर रहे थे दो अलग अलग कम्युनिटी में डिफरेंस क्रिएट करके। अब इसके बाद जो आता है, जो मैंने बात किया कि वाइट पेपर और जो रिकमेंडेशन था साइमन कमीशन का 1930 में जो आया था, और इसके अलावा जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उनके बेसिस पे एक एक्ट लाया जाता है। वो एक्ट था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, अब इस देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या किया जाता है ये सब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लाया जाता है ऑल इंडिया फेडरेशन। अब ऑल इंडिया फेडरेशन का मतलब क्या था? फेडरेशन का मतलब अगर आपको समझाऊं तो फेडरेशन का मतलब होता है कोई भी स्टेट है, ठीक, एज अ यूनियन जो ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था? स्टेट तो था यहाँ पे कि जो रजवाड़े थे ये क्या थे? अपने टेरिटरी में, अपने राज्य में, ठीक है, अपने राज्य में जो लेजिस्लेटिव पावर था इनके पास वो पूरा था। मतलब एक तरीके से ये क्या थे? ये कंट्रोल में नहीं थे किसी ब्रिटिशर्स के। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी के कंट्रोल में ये रजवाड़े नहीं थे। इनको क्या था? अपने राज्य में लॉ बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने की आज़ादी थी, लेकिन राज्य से बाहर का जो डिसीजन था वो लेना पड़ता था किनसे? ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट था ये। तो इस तरीके से ये रजवाड़े थे, इनके पास तो पावर था अपने राज्य में, लेकिन जो ये स्टेट था और भी जो प्रोविंसेस था ये अलग था। अब इन दोनों को जो मिलाने से एक एज यूनिट काम करता, ठीक है, एज अ दोनों को ऐड करने से एज अ यूनिट जो काम करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनियन बोलते हैं। यूनियन, और इसको कहने का मतलब यूनियन मतलब जो फेडरेशन हम लोग बनने वाले थे, एज अ यूनिट काम करने वाले थे, एज अ यूनियन हम लोग जो डेवलप होने वाले थे, इंडिया डेवलप होने वाला था, इस चीज़ को क्या किया गया? यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब माना जाता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन यहाँ पे बनाया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि 1919 के एक्ट में भी जो रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो क्या करते हैं कि एग्री नहीं करते हैं इस एक्ट से, मतलब बॉयकॉट करते हैं इस एक्ट को, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा अपने एरिया में जो उनका पावर है उसको ख़त्म होते हुए देखना। ठीक है, तो एज ए यूनिट अगर काम करते तो ये पूरे होल कंट्री पे
किनका कंट्रोल हो जाता है? ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स बोले या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होता, कॉन्स्टिट्यूशन बनता, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनता, तो पूरा का पूरा क्या यूनियन एज ए यूनियन रहता, ठीक है, रजवाड़े के पास पावर कम होता। तो इस कारण से जो प्रिंसली स्टेट थे ये इस चीज़ों के अगेंस्ट गए थे, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। अब फेडरेशन आप समझ चुके होंगे कि क्या था फेडरेशन। इस्टेब्लिश किया जाता है प्रोविंसेज एंड प्रिंसली स्टेट एज ए यूनिट, ठीक है, एज यूनिट एक तरीके से एक साथ आकर अगर काम करते हैं तो उसको ऑल इंडिया फेडरेशन बोलते हैं। तो एक फेडरेशन यहाँ पे बनाने के लिए इस एक्ट में लाया जाता है। उसके अलावा देखिए ट्रू डिवीजन, जो हम लोग पावर का डिवीजन मांग रहे थे बार बार, तो ट्रू डिवीजन ऑफ पावर यहाँ पे कर दिया जाता है। और फेडरल लिस्ट जिसमें 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट जो पर आइटम्स थे, कनकरेंट लिस्ट जिसमें 36 आइटम थे, ये इन सब चीज़ों को ट्रू डिवीजन ऑफ पावर किया गया। अब ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ये अभी भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। फेडरल लिस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और कनकरेंट लिस्ट, ये सब किस शेड्यूल में लिखा गया? 7th शेड्यूल में लिखा गया। और जो ये 1935 का एक्ट आया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड्स। करीब करीब 60% से ज़्यादा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन डॉक्यूमेंट है वो कहाँ से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। और इसको एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ एसएससी जैसे एग्जाम के लिए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब देखिए ये जो लिस्ट बनाया गया ये तो बनाया गया, लेकिन रेसिड्यूरी जो पावर दिया गया, रेसिड्यूरी पावर किसको दिया गया? वाइसराय को, ठीक है। ये पावर अभी वाइसराय के हाथ में था, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे किसके हाथ में होता है? वो है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। जो इंडियन पार्लियामेंट है उनके पास है। रेसिड्यूरी पावर कहने का मतलब क्या है कि जो ऐसा कोई कानून बनाना जो कि ना ही फेडरल लिस्ट में हो ना ही प्रोविंशियल लिस्ट में हो, ठीक है, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है उन पे जो कानून बनाया जाता है वो किस में आता है? रेसिड्यूरी पावर में आता है। अब इसके अलावा देखते हैं आगे कि जो हम लोग डिमांड कर रहे थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, ठीक है, हम लोग जो डिमांड कर रहे थे क्या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देना चाहिए, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इसमें लाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। और डायरेक्ची जो सिस्टम है उसको क्या किया जाता है? एबोलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। और ये जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था वो 1937 से इफेक्ट में आता है और 39 में डिसकंटिन्यूड हो जाता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूड क्यों होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्चुअली हम लोग को नहीं दिया गया था अभी भी, इसमें जो पावर्स था वो भी अभी ब्रिटिश के हाथ में ही था। अब इसके अलावा देखते हैं जो हम लोग डिमांड कर रहे थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का सेकंड फैक्टर कि हमारे पास क्या होना चाहिए? बाई कैमरलिज्म होना चाहिए। तो 6 जगह पे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और जो यूनाइटेड प्रोविंस जो कि अभी यूपी बोला जाता है, इन सब 6 प्रोविंसेज में क्या किया जाता है? बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया जाता है। 6 में 11 प्रोविंस हुआ करता था, उसमें से 6 में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्या होगा बाई कैमरलिज्म में? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा जिसको अपर हाउस बोलते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको अभी लोअर हाउस बोला जाता है, ये सब 6 प्रोविंसेज में एक्ट करेगा। तो ये जो हम लोग प्रोविंशियल ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे उन सब पे काम किया गया। हम लोगों को क्या दिया गया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पे पहले जो दिया गया था वो क्या दिया गया था? डायरेक्टरी दिया गया था। और दूसरा जो दिया गया था बाइकैमरलिज्म में काउंसिल ऑफ स्टेट था, ठीक है, जो अपर हाउस था, उसमें क्या दिया गया था? पावर ही नहीं दिया गया था, वो एक क्या एज अ एडवाइजरी बॉडी काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे पावर का ट्रू डिवीजन किया जाता है, बाइकैमरलिज्म भी दिया जाता है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी दिया जाता है हम लोगों को। नेक्स्ट और क्या क्या किया गया था ये सब देख लेते हैं 1935 के एक्ट में। अब देखिए जो रेगुलर बेसिस पे जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन है उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया गया था डिप्रेस क्लास के लिए, उसमें शेड्यूल कास्ट को दिया गया, वुमेन्स को दिया गया, लेबर जो वर्कर क्लास था उनको भी दे दिया जाता है। तो कैसे आप देख सकते हैं कि 1909 में पहले मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, उसके बाद धीरे धीरे एक्सटेंड करके एंग्लो इंडियन, सिख और जो क्रिश्चियन हुए इंडियन क्रिश्चियन, इन सब के लिए भी दिया गया। इसको और एक्सटेंड किया गया 1935 में। इसमें क्या दिया गया? वीमेंस को, लेबर्स को और डिप्रेस्ड क्लास को भी दे दिया गया। डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो कॉमनल रिप्रेजेंटेशन था ये कहाँ डिमांड किया गया था? कॉमनल अवार्ड में भी मैंने डिस्कस किया है, वहाँ पे भी मांगा गया था। अब देखिए अब जो फ्रेंचाइजी था, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब 10% जो पॉपुलेशन था टोटल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स दे दिया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल
एडल्ट फ्रेंचाइजी ब्रिटिशर्स के द्वारा हम लोगों को कभी नहीं दिया गया फ्रेंड्स, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी था ये इंडियंस को कभी नहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा दिया गया। जो फ्रेंचाइजी था वो एक स्पेशल क्लास के लिए दिया गया। पहले हम लोग देखें स्पेशल कास्ट टैक्स जो पेइंग था एजुकेशन के बेस पे दिया गया। अब यहाँ पे 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब और भी पॉइंट्स को अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आप अभी देखते होंगे उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1935 में। किसके लिए? टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। ठीक है, करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1935 में इस्टेब्लिश किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको 1934 के आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था। अब एक क्वेश्चन स्टैटिक से मैं आपको बता दूं कि क्या पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कब किया गया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नेशनलाइज हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी, डेट जरूर याद रखें, डेट के साथ पूछा जाता है, 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को क्या किया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था। इसके अलावा और भी जो सुप्रीम कोर्ट आप देखते हैं, फेडरल कोर्ट, जिसको 1937 में इस्टेब्लिश किया गया था, अब जाके वो क्या बोला जाता है? अब इसको सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये फेडरल कोर्ट फंक्शन करता है तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश नहीं होता। 1950 को सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, उस टाइम तक फेडरल कोर्ट फंक्शन में रहता है, मतलब फेडरल कोर्ट का ही नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इसको स्टैब्लिश कब किया जाता है? 1937 में। इसके अलावा और भी देखते हैं आगे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो आप लोग देख रहे थे, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सीपीएससी। अब सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको अभी यूपीएससी बोलते हैं वो स्टैब्लिश किया जाता है। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको स्टेट पीसीएस बोलते हैं आप, और जो कुछ स्टेट था उनमें ज्वाइंटली पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंटली जो पब्लिक सर्विस कमीशन था उसको स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, तो ये सब रिफॉर्म 1935 के एक्ट में किया जाता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं वो उसको आप डाउन कर लेंगे, जैसे कि एडवाइजरी जो काउंसिल था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल को क्या किया जाता है? एबोलिश कर दिया जाता है। अब वो क्या होगा? फंक्शन में नहीं होगा, इसको क्या करता है? समाप्त कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ पॉइंट थे जो कि 1935 के एक्ट में लाया गया था। अब ये फेल क्यों होता है फ्रेंड्स? अब देखिए ये फेल क्यों होता है कि जो फेडरलिज्म का बात हुआ था, यहाँ पे फेडरल कंट्री बनाने का बात हुआ था, तो इसमें प्रिंसली जो स्टेट थे वो क्या कर देते हैं? इस चीज़ को ना बोल देते हैं। तो इस कारण से 1919 का जो एक्ट होता है और 1935 का एक्ट होता है, ये दोनों किसके कारण फेल होता है? 1919 का एक्ट फेल होता है कांग्रेस और जो भी लीडर्स थे, इसके साथ साथ जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके कारण फेल होता है। और 1935 का जो एक्ट आता है इसमें सारे मेंबर्स जो होते हैं अदर पार्टीज के वो एग्री कर जाते हैं, लेकिन प्रिंसली स्टेट इसको नकार देता है। इसके कारण से क्या होता है? 1935 का जो एक्ट था वो फेल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1935 के एक्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको मैं वो बता देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे कि जो पावर था वो डिवीजन, जो सेंट्रल पावर था उसको डिवीजन, एक्चुअल ट्रू डिवीजन किस एक्ट के तहत किया गया? मतलब फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इन सब को किस एक्ट में लाया गया था? तो 1935 के एक्ट में लाया गया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या डायरेक्ची, ठीक है, इसको समाप्त करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस एक्ट के तहत लाया गया था? वो था 1935 का एक्ट। बाइकैमरलिज्म जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, 6 स्टेट में, 6 प्रोविंस में, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस में, वो किस एक्ट के तहत लाया गया था? 1935 के एक्ट के तहत। इसके अलावा आरबीआई जो स्टैब्लिश किया गया वो भी 1935 के एक्ट के तहत, फेडरल कोर्ट भी उसी के तहत और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसी के तहत किया गया। इसके अलावा जो फ्रेंचाइजी था उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, 10% तक टोटल पॉपुलेशन जो होता है वो वोटिंग राइट दिया जाता है। ये किस एक्ट के तहत लाया गया? 1935 के एक्ट के तहत। तो इनसे आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जैसे एग्जांपल दे देगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो राइट हैं, सही हैं, ठीक है, और कुछ स्टेटमेंट दे दिया जाएगा इनमें से और पूछा जाएगा कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। ठीक है, तो इतनी बातों को हम लोग डिस्कस किए फ्रेंड्स कि 1935 का जो एक्ट था वो कैसे और 1919 का जो एक्ट था वो कैसे कैसे इनैक्ट करता है। और
अब नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे 1935 के बाद जो एक्ट आता है वो आता है 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये लास्ट एक्ट होगा और इसके बीच में 1935 से 1947 तक के बीच में जो वेवेल प्लान आएगा, अगस्त ऑफर आएगा, क्रिप्स मिशन, वो कैसे कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके फ्रेमवर्क को इफेक्ट करेगा, उन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो? तो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाएं और जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स में जो आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप ये मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी के आपको CHSL, जूनियर इंजीनियर, CGL, बैंकिंग से RBI, SBI, RRB, NTPC, ग्रुप डी के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स और टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे अवेलेबल है फ्रेंड्स, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।